आज का हमारा संविधान का चैप्टर भाग 1 है। भाग पहला है और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इस भाग में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्यों के संघ शासित प्रदेशों की और राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग की। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि इसमें राज्यों के भूभाग को समाविष्ट किया गया है और भारत के राज्य क्षेत्र में सही है। अगला कह रहा है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट होंगे, ये भी सही है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। और तीसरा कह रहा अन्य उपार्जित भूभाग, यहाँ उपार्जित का मतलब है भविष्य में भारत सरकार जो भी भूभाग अर्जित करेगा उसको भी भारत के राज्य क्षेत्र में माना जाएगा, ये भी सही है। आंसर डी होगा। तो संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 के अंतर्गत भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, तो उसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, न कि फेडरेशन की बात की गई, यहाँ पर यूनियन की बात की गई है। और भारत शब्द देश का नाम और संघ जो है शासन प्रणाली के बारे में बात करती है। इसके अलावा राज्य और उसके राज्य क्षेत्र बताया गया है कि वो होंगे जो हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से जो पहली अनुसूची है उसमें जिसका वर्णन किया जाएगा वही राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। तो इस प्रकार से अभी तक जो भारत के राज्य क्षेत्र में क्षेत्र सम्मिलित है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र हो गए। पहली अनुसूची में जिन संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट में अन्य ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे भविष्य में उनको भी भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, इस तरह का कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। अगला कह रहा है कि इस संबंध में राज्य की सहमति अनिवार्य है। यहाँ राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है, राष्ट्रपति राज्य की सिफारिशों को मान भी सकता है और मना भी कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, इस तरह के कानून को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन बिल माना जाएगा क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 4 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि दूसरे और तीसरे आर्टिकल में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे साधारण संशोधन ही माना जाएगा। इस प्रकार से आंसर है सही हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 3 को जब हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि नए राज्यों की सीमाओं या नामों या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी बिल संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करें। दूसरा क्या कह रहा है, विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार के लिए भेजना होगा। राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा, जो राज्य विधानमंडलों को जो समय सीमा दी जाएगी उसके भीतर विचार अपने बिल के साथ वापस भेजना होगा। संसद इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य विधानमंडल की राय के
विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या नाम आदि में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 4 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो कि अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करता है। उसमें कौन शामिल होंगे? पहला है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि जिसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ये होगा। अगला, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि जिसमें नए राज्यों के निर्माण से संबंधित बातें कही गई हैं, वो भी होगा। और पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची में किए गए संशोधन, ये भी संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएंगी, तो सभी सही। अनुच्छेद 4 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो कि अनुच्छेद 2 के तहत किए जाते हैं, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला, आर्टिकल 4 सब आर्टिकल 2 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इनमें जो भी संशोधन किए जाएंगे वह किसी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही होगी? पहला कह रहा है साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, ये सही होगा। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर बिल को उस या उन राज्यों के विधानमंडलों को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला होता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह, ये भी सही है, तो इसका आंसर बी होगा, सभी सही है। अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य में या उसके राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या फिर किसी राज्यों को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण करने का अधिकार प्रदान करती है। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं जिन्हें संसद को मानना होता है। पहला, यह परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है, ये पहला हो गया। और दूसरा है संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है जो प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला है। ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। संविधान का जब हम आर्टिकल 74 देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद बिल को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति एक बार राज्यों से संबंधित बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद उसी बिल को भेजते हैं संशोधन करके या बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित हमें देखना कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा
केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, ये सही है। अगला कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अस्वीकार किया, अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि भाषा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके साथ हमें प्रशासनिक आधार को भी देखना होगा। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, ये सही है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे, ये भी सही है। जब भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन किया था तो उसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्य को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का काम था राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना और अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि इन राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। साथ ही इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है, ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल होगा, तो ये भी सही है। भारत संघ में सिर्फ राज्य शामिल होगा, लेकिन जब भारत राज्य क्षेत्र की बात कर देगा तो इसमें राज्य शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले भूभाग भी सम्मिलित किए जाएंगे। तो आर्टिकल 3 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह क्या क्या कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और देखना होगा, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, इनकी जब तुलना करते हैं तो भारत का क्षेत्र भारत के संघ की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारत के संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं, जबकि भारत क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है जो भविष्य में भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है, ये गलत हो जाएगा। ये अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्यों को नहीं है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को देने की अनुमति नहीं है। अगर हमें दूसरे देश को भूभाग देना है तो हमें 368 के तहत प्रॉपर संविधान संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी देश को दे सकते हैं। तो आंसर डी होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो भारतीय भूभाग को बाहरी देश को देने का एक मामला आया था, जिसमें जो बेरुबारी मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के अधिकारों में किसी राज्य के क्षेत्र को कम करना, जो कि अनुच्छेद 3 के तहत कहता है
की शक्ति के अंतर्गत किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने का अधिकार नहीं होगा। अगर हमें यह कार्य करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। जो अभी हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ अपने कुछ इनक्लेव बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव भारत सरकार ने ले लिया है, वो प्रॉपर 368 के तहत संविधान संशोधन करके किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है? नहीं कर सकती। फिर कह रहा है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? हाँ। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? ये भी कर सकता है। और अगला कह रहा है किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकता है। इसकी भी बात अनुच्छेद 3 में नहीं की गई है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर 2, 3 भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि फजल अली कमीशन की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि धर कमेटी ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। ये भी गलत हो जाएगा। धर कमेटी ने कहा था कि हमें भाषाई आधार पर राज्य बनाने की अपेक्षा प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। जेबीपी कमेटी ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया था। ये सही है, तो आंसर बी होगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 समितियां बनाई गई थी। इसमें एक धर समिति थी, जेबीपी समिति और फजल अली समिति थी। धर समिति जून 1948 में भारत सरकार के द्वारा जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जांच के लिए इसके धर की अध्यक्षता में किया गया और इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी तथा भाषाई तत्व के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जेबीपी समिति दिसंबर 1948 में ही धर कमेटी के बाद जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी थे। इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया गया था। इसी बीच एक घटना हो गई। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र राज्य के रूप में पहला भाषाई आधार पे राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि पोट्टी सीतारामलू जो कि एक प्रोमिनेंट पर्सन थे और ये स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी जी के साथ कार्य भी कर चुके थे। इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया था कि हमें जो है अलग भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना है और आंध्र प्रदेश के नाम से किया जाए। इन्होंने आंदोलन किया और 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु के कारण भारत सरकार को पहला भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। इसके बाद फजल अली आयोग कमेटी का गठन किया गया। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग को इस संबंध में एक बार फिर से जांच करने के लिए अपॉइंट किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य के एम पणिक्कर थे और एन कुंजरू भी थे, लेकिन इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। सभी का मानना यही था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ज़्यादा उचित होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था, ये सही है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया, ये भी सही है। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही होगा। पहला कह रहा है कि धर कमीशन ने 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति की थी, ये गलत हो जाएगा। इसकी संस्तुति फजल कमीशन ने किया था, जिसके आधार पर भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार ने 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया, ये सही है। अगला, फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति की थी। तो इन्होंने पूर्ण रूप से नहीं नकारा था, इन्होंने ये कहा था कि भाषा के साथ साथ हमें प्रशासनिक आधार भी देखना होगा, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर एक ही सही है, 2 आंसर सी होगा। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को आधार बनाने की बात कही थी, फिर भी इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया था। इन्होंने कहा था कि भाषा को माध्यम बनाया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य ये बनाना उचित नहीं होगा। और इन्होंने सलाह दी थी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को, जो मूल संविधान में राज्य ABC करके D करके राज्यों का वर्गीकरण था, उसको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। उसके बाद भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन किया और 14 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन कर दिया। अगला क्वेश्चन है भारत के संघ क्षेत्र में कौन शामिल होगा। फिर संघ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें संघ सीमित अवधारणा, जबकि राज्य क्षेत्र व्यापक अवधारणा। तो इसमें सिर्फ सभी राज्य शामिल होंगे। इसके अलावा संघ शासित क्षेत्र और भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। ये तीनों भारत क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। तो आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पोट्टी श्री रामलू के संबंध में देखना है कौन सी कथन सही है। ये एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, ये सही है। ये मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे, ये भी सही है। और ये आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे और इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश नाम का नए राज्य का गठन किया गया। तो ये भी सही है, मतलब सभी सही है। आंसर डी होगा। पोट्टी श्री रामलू एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1946 में मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। 19 अक्टूबर 1952 में ये आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की गठन को लेके अनशन पर बैठे और इसी दौरान 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन हमें देखना कौन सा असत्य है। 1960 में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये सही है। अगला कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। मेघालय राज्य नहीं, त्रिपुरा राज्य बनाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया था, ये सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया, ये भी सही है। आंसर बी सही हो जाएगा, गलत